अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है ओवेरियन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं। आपने ये सारे नाम इसके याद रखने हैं ताकि अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या किसी भी तरीके से अगर आता है तो इसके डिफरेंट नेम्स के साथ भी आ सकता है। तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए: ओवेरियन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब इसकी कुछ हम करेक्टरिस्टिक्स कह लें या फिर इसको हम थोड़ा सा अगर डिफ़ाइन करें तो वो किस तरह से करेंगे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये साइक्लिक एक्टिविटी है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, completed in 28 days, begins at प्यूबर्टी मोस्टली अब तो क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं कि प्यूबर्टी भी बहुत टाइम पहले ही जो है वो अपनी एक स्पेसिफिक एज, जो कि अगर हम देखें बैक टू 2000 उन जो बच्चे थे उनमें और अब वालों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द फूड एंड आवर लाइफ स्टाइल्स, कि हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते और ये सब चीज़ें उसकी वजह से, डिस्टर्बेंस होने की वजह से अब बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो फीमेल्स के अंदर पीरियड्स और ये जो इसका एक प्रोसेस है वो बिगिनिंग बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो गई है। लास्टिंग थ्रू आउट लाइफ नहीं चलता, इसका कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जहाँ पे आके जब ये स्टॉप होता है तो उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। जो हम आगे जब फर्दर हमारे डिटेल लेक्चर आएंगे तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब ये डिस्टर्ब किस चीज़ से होता है? मेल न्यूट्रिशन और स्ट्रेस से। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी डाइट ठीक नहीं है, इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो एक तो या चीज़ें बहुत पहले हो रही हैं या बहुत डिले हो रही हैं, और अगर हो जाती हैं तो उसके बाद डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो डिस्टर्ब किस लिए होती है? मेल न्यूट्रिशन की वजह से, कि अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते, प्रॉपर खाना नहीं खाते, प्रॉपर अपने मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये जो है वो डिस्टर्ब होगा। और दूसरा मेन इसके अंदर फैक्टर आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस है वो हो जाता है और उसकी वजह से फिर हमारा पूरा पीरियोडिक जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। अब इसको रेगुलेट करते हैं दो हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो हैं वो इसको रेगुलेट करवा रहे होते हैं, यानी इसको स्टार्ट करवाते हैं। उसमें क्या इंक्लूड होता है? मेनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपने इन दो हार्मोन्स को तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके अलावा और भी हार्मोन इसके अंदर आएंगे जो हम अभी आके जाके साइक्लिक पाथवे में इसके देखते हैं कि वो कौन कौन से होंगे। अभी हम सिर्फ इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन बेसिक अगर आपको समझ आएगी तो फिर आप डिटेल भी समझ सकेंगे और फिर हम डायग्रामेटिकली भी सारी चीज़ें देखेंगे। तो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्लूड होंगे, ठीक है। ऑल्सो नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, ऑलरेडी हम सबको पता भी है इस चीज़ का। दिस साइकिल इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरीज एंड यूट्रस। ओवरी और यूट्रस के अंदर जो है ना ये साइकिल दोनों हो रहे होते हैं, और दो इसके जो है ना वो साइकिल्स होते हैं, एक ओवरी के अंदर और एक यूट्रस के अंदर। तो जो ओवरीज के अंदर होगा उसे हम कहेंगे ओवेरियन साइकिल, जो यूट्रस के अंदर होगा उसे हम कहेंगे यूट्राइन साइकिल। तो मिल के दोनों क्या बनाते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आपने ये अच्छे तरीके से याद रखना है। और इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि ओवरीज और जो यूट्रस है उसके दोनों स्ट्रक्चरल और फंक्शंस के अंदर दोनों में चेंज आता है। अब इसके 4 फेजेस होते हैं, एक हर फेज़ को हम बारी बारी देखेंगे और आपको उसके अंदर पता चलेगा कि कौन सा हार्मोन जो है वो अभी रेगुलेट करवा रहा है, बाद में वो हार्मोन कम हो जाएगा, और इस तरह से ये साइक्लिक पाथवे कैसे कंटिन्यू होता है। तो हम आगे देखते हैं इसके फेजेस को। तो अब हम आ जाते हैं फ़ेज़ 1 की तरफ। फ़ेज़ 1 के अंदर क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है फीमेल्स का, वो प्रोड्यूस करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है ये। तो ये रिलीज़ होगा किधर से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करेगा और ये क्या डेवलप करता है? स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो है वो स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट किसकी? प्राइमरी फॉलिकल सेल की और इसके ओवोसाइट की। यानी फॉलिकल सेल को जो है वो स्टिमुलेट करेगा और इसके प्राइमरी ओवोसाइट को। प्राइमरी मतलब जो पहला बन रहा है इसलिए हम उसको प्राइमरी कह रहे हैं। अब क्या होता है कि अब इसके अंदर बहुत सारे सेल्स बनते हैं ना, बहुत सारे एग्स बनते हैं, उनमें से भी कोई एक एग सिलेक्ट होता है जो आगे फर्दर फिर उसके अंदर आके जो हमारा साइकिल है उसे कंप्लीट कराता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेफियन फॉलिकल सेल।
ऐसा सेल जो सिलेक्ट कर लिया जाता है रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंटिन्यू करवाने के लिए, उसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल सेल। और जो उसके अंदर एग मौजूद होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। ओके, तो आगे आएगा फॉलिकल अट्रेशिया। अब फॉलिकल अट्रेशिया क्या होता है, ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और ये भी जो आपसे ग्राफियन फॉलिकल सेल के बारे में भी बताया गया, ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो आपने इसके अंदर इसकी डायग्राम बनानी है, डेफिनेशन बतानी है, और ये कहाँ पे होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर जो है वो फीमेल की मौजूद होता है। सारी डिटेल आपने इस तरह से लिख के और दो मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बता देना है। और इसके अंदर अब फॉलिकल अट्रेशिया है। फॉलिकल अट्रेशिया क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द फॉलिकल सेल्स ब्रेक डाउन बाय डिजेनरेटिव प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड फॉलिकल अट्रेशिया। अब एक सेल क्योंकि इसके अंदर यूज़ होगा, एक oocyte, एक जो एग है वो यूटिलाइज होगा, तो फर्दर आगे फिर क्या होता है कि जो बाकी सेल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनकी डिजेनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं फॉलिकल अट्रेशिया। आपने फॉलिकल अट्रेशिया को ऐसे बताना है कि द सेल selected for the female reproductive system to continue the female reproductive system and rest of the cells, follicular cells, break down by degenerative process that is known as follicle atresia। आपने इन दोनों को मिला के follicle atresia का बताना है, और फिर आपने एक ये ग्राफियन फॉलिकल वाली डायग्राम भी इसके साथ बता देनी है ताकि उसकी एक डिटेल जो है वो कंप्लीट हो और आप एक शॉर्ट क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर सकें। और अगले बंदे को भी, जो आपका पेपर रीड करने वाला है, उसको समझ आनी चाहिए कि इस बंदे को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि ग्राफियन फॉलिकल क्या है और फॉलिकल एट्रेशिया क्या है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट इकट्ठे समझ आएगा। अब आ जाते हैं हम फेज़ 2 की तरफ। अब फेज़ 2 के अंदर क्या हुआ कि ओवरी ने प्रोड्यूस किया क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन अंडर कंट्रोल ऑफ एफएसएच। एफएसएच होगा तो ओवरी एस्ट्रोजन रिलीज़ करेगी, प्रोड्यूस करेगी। अब क्या करता है एस्ट्रोजन, एंडोमेट्रियम की वॉल को डेवलप करता है। एंडोमेट्रियम क्या होती है, वॉल ऑफ यूट्रस। पहले ये सब कुछ कहाँ हो रहा था, ओवरी में, अब आ गई ये चीज़ यूट्रस के अंदर। तो एस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम जो है वो डेवलप हो गई। एंडोमेट्रियम क्या है, वॉल ऑफ यूट्रस है। ये अक्सर आपके एमसीक्यूज वगैरह में भी आ जाती है ये चीज़, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो आपने जब यहाँ मैं ऊपर एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर दूँगी, उसके अंदर आपने इसको साथ बना देना है। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन रिलीज़ हुआ कहाँ से, ओवरी से। ओवरी से उसने एंडोमेट्रियम को डेवलप किया। फिर एस्ट्रोजन क्या करेगा, वेस्कुलराइज करेगा, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बनाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर, और इनहिबिट कर देगा सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। जब वेस्कुलराइज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, एफएसएच की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। एस्ट्रोजन खुद रिलीज़ हुआ एफएसएच की प्रेजेंस में, लेकिन फिर उसने क्या किया, अपना काम दिखाया और उसको इनहिबिट करा दिया, उसे साइड लगा दिया और बाहर निकाल दिया। अब वो क्या किया, एफएसएच की इनहिबिट हो गई सिक्रीशन, एफएसएच की अब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या है, एस्ट्रोजन आएगा। अब हम अगला तीसरा फेज़ देखते हैं, फिर आपको समझ आएगी। अब जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल अप होना शुरू होगा और एफएसएच का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फिर से एक्टिवेट होगा, और क्या करता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बना देगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कराता है। ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कराने का मतलब है कि वो एग को सेल में से रिलीज़ करवा देगा, ताकि वो आगे फर्दर जो है वो फिर या फिर फर्टिलाइजेशन करेगा, या फिर उसने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करवाना है। जो भी होगा वो फर्दर आगे प्रोसेस होगा डिपेंडिंग अपॉन द फेट ऑफ द एग। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो ओव्यूलेशन कराएगा। अब इसके अंदर एक और मेन डेफिनेशन आती है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, और इसको हम डिटेल में भी आगे देखते हैं। अब क्या होगा कि उसने ओव्यूलेशन कराई, एग रिलीज़ हो गया। जो ग्राफियन फॉलिकल सेल था इसमें से एग रिलीज़ हुआ, तो एक जो स्ट्रक्चर पीछे बच जाता है, येलोइश कलर का स्ट्रक्चर बचता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियस या कॉर्पस ल्यूटियम। तो डिस्चार्ज ऑफ एग फ्रॉम द फॉलिकल सेल इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ग्राफियन फॉलिकुलर सेल था इसमें से एग रिलीज़ हुआ, तो पीछे एक स्ट्रक्चर बच गया, तो ये जो एग का रिमूवल होना था इसको हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन। अब आते हैं हम फोर्थ फेज़ की तरफ। फोर्थ फेज़ के अंदर क्या हुआ कि फॉलिकुलर सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पेशल स्ट्रक्चर में, कॉर्पस ल्यूटियस और कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम। जब फॉलिकुलर सेल के अंदर से एग निकल जाएगा तो पीछे एक स्ट्रक्चर बच जाता है जो एक थिक स्ट्रक्चर होता है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम कहेंगे येलोइश कलर का कॉर्पस ल्यूटियस या कॉर्पस ल्यूटियम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पूछी जाती है। ये येलोइश कलर के बारे में इसके एमसीक्यूज आ जाता है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियस और कॉर्पस ल्यूटियम।
तो आपने उसके अंदर किसको टिक करना है, येलोइश कलर को। अब ये येलोइश इन कलर होता है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स में और इसकी डेफिनेशन भी यही बनेगी। आपने पहले ये बताना है कि जो उसके अंदर से निकला वो स्ट्रक्चर बच गया, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियस कहते हैं। फिर वो येलोइश इन कलर होता है, थिक वॉल्ड होता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, और सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो है वो इसमें से हार्मोन की होती है। ठीक है, ये एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसके अंदर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन होगी, और ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है, डिवेलप एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, डिवेलप वॉल ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन उसने किसकी करवानी है, एग की करवानी है। वहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये एग को लेके आएगा और जो वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम है इसके साथ लाके इम्प्लांट करवाएगा। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर तो वहाँ पे बेबी डेवलप होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होगा कि मेंसेस हो जाएंगे। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डिजेनरेशन कर देगा कॉर्पस ल्यूट्रियम की और डिमिनिश ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अब क्या होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही ना, तो फिर जाहिर सी बात है अब एग को वहाँ स्टे करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो डिजेनरेशन कर देगा। क्योंकि डिजेनरेशन किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहा है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा है कि जो एग को अटैच करवा रहा है किसके साथ, इम्प्लांटेशन करवा रहा है उसकी एंडोमेट्रियम के साथ, तो हमें अब वो नहीं चाहिए। तो वो कॉर्पस ल्यूटियम को डिजेनरेट कराएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, वहाँ पे वो बनना कम हो जाएगा, डिजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाएगी, एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट हो जाएगी। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा, जब उस बॉडी को पता चल जाएगा कि ज़रूरत नहीं है हमें इसकी, तो फिर वो डिजेनरेट करवाना शुरू कर देगी। और यही जो एंडोमेट्रियम जब टूटती है तो वो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड और डेब्रिस, जो भी उसकी वॉल थिक हुई होती है, यूट्राइन वॉल जो है वो टूटना स्टार्ट होती है, और वहाँ से ब्लड और बाकी डेब्रिस जो है वो निकलना स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं मेंसेस। और दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आपको आगे साइक्लिक वे में भी थोड़ा सा जो है ना, फ्लो चार्ट में भी इसको समझा देती हूँ कि बहुत सिंपल सा है बिल्कुल। आपको इसमें वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये हार्मोन रिलीज 4 फेजेज़ हैं, हर फेज़ के अंदर जो है वो डिफरेंट हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ पिछला हार्मोन लिंक्ड है। तो अगर आपको पहले का पता होगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज़ करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है, डेवलपमेंट करता है फॉलिकल की। क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, तो वो डेवलपमेंट ही करवाएगा ऑब्वियसली फॉलिकल की। तो अंडर, अब यहाँ पे ये हो गया, फिर उसके बाद आगे हम आए अगर, तो फिर अंडर कंट्रोल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ हुआ, उसने ये करवा दिया, उसको फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाया। फिर अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही रिलीज़ हुआ, इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी, तो एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी के अंदर रिलीज़ होता है। अब एस्ट्रोजन का काम क्या था कि उसने एंडोमेट्रियम को वेस्कुलराइज करवाना है और एंडोमेट्रियम को डेवलप करवाना है। तो ये सब कुछ उसने कर दिया। अब उसको पता चला एस्ट्रोजन को कि जी मेरा तो काम हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के होते हुए, अब इसको साइड कराओ, इसको फेंको बाहर, और फिर अब वो अगला अपना काम करेगा। अब फॉलिकल एस्ट्रोजन फिर दूसरा काम क्या करता है, उसकी सिक्रीशन को स्टॉप करवा देता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। फिर अगला हार्मोन आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। वो क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन जब कम होगी और एस्ट्रोजन की हाई होगी तो ये रिलीज़ होगा। अब यहाँ पे आपने इसी चीज़ से याद रखना ना कि एस्ट्रोजन ने उसको निकाल दिया, कम हो गई उसकी कंसंट्रेशन, एस्ट्रोजन खुद हाई हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अभी क्योंकि एस्ट्रोजन ने उसको यूज़ किया था, तो एस्ट्रोजन को भी अगला हार्मोन यूज़ कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसकी प्रेजेंस में रिलीज़ आउट होगा। अब ये रिलीज़ हुआ, इसने क्या करवाई, ओव्यूलेशन करवाई। ओव्यूलेशन करवाने के बाद फिर जो एक स्ट्रक्चर हमारे पास बच गया था कि जो ग्राफिन फॉलिकुलर सेल में से एग निकल गया, ओव्यूलेट हो गया, और फिर उसके अंदर पीछे जो एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बचा, ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर, वो क्या था, कॉर्पस ल्यूटियम था, विच इज़ येलोइश इन कलर। तो अगर तो अब कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर से क्या रिलीज़ होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब, जब फर्टिलाइजेशन होगी। अगर हमें कॉर्पस ल्यूटियम उसी वक्त जो है वो ज़्यादा हमारे लिए मैटर करता है जब फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करा रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि वो डेवलप करता है एंडोमेट्रियम की वॉल को फॉर इम्प्लांटेशन के, जो वो एक हमारा फर्टिलाइज्ड एग है वो उसके साथ जाके अटैच हो सके, और आगे फर्दर जो डेवलपमेंट ऑफ बेबी और जो जाइगोट और वो सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके वहाँ पे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या होगा, डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होगी, ऑटोमेटिकली डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम हुई तो वहाँ पे
डिस्चार्ज ऑफ प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, तो फिर एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाएगी, क्योंकि वो इन एंडोमेट्रियम को ही एक्चुअली उसने मेंटेन उसके स्ट्रक्चर को किया ना एट दी एंड, कि जब उसने इम्प्लांट करवाया वहाँ पे, तो जब इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो डिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो गई, और फिर वहाँ से ब्लड और डेब्रिस डिस्चार्ज हो जाएगा। और ये सारा था हमारा पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसके अंदर हार्मोनल सिक्रीशंस हो रही हैं और सारा कुछ हो रहा है। तो ये हार्मोन्स अब आपको समझ आई होगी कि जो हमारी मेल न्यूट्रिशन और जो भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होती है, उससे किस तरह हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, और फिर उसके बाद हमारा जो एक साइक्लिक प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाता है, और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एक जो है वो अपने नॉर्मल रूटीन में होने की बजाय या तो बहुत पहले होना स्टार्ट हो जाएगा या बहुत लेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। एंड देन वी हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग। और होप सो आपको ये समझ आया हो कि किस तरह से कौन सा हार्मोन कब रिलीज़ हो रहा है, कब किसका लेवल कम हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा एक साइक्लिक पाथवे है, जिसको अगर आप याद करेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बाकी जो कुछ डायग्राम्स बुक में भी दी गई हैं, मैं उनको भी साथ अटैच कर दूँगी, ताकि आप लोगों को वहाँ से भी प्रॉपर हर चीज़ की समझ आ जाए कि बुक के अंदर ये वाली डायग्राम इस तरह। अदरवाइज़ हम एक बार दोबारा से जो हमारी बुक वाली डायग्राम्स और वो सब चीज़ें हैं उसके साथ दोबारा लेक्चर बनाएंगे, ताकि आपको उस चीज़ की भी प्रॉपर समझ आ जाए, और आप लोगों को कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी आता है तो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो इसको जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।